इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने पूछा है कि जब एयरलाइंस फेल हो गई थी तब सरकार ने क्या किया, कैसे फ्लाइट्स की टिकट की कीमतें 4 से 5,000 रुपए से बढ़कर 30,000 रुपए तक पहुंच गई। अन्य एयरलाइंस ने इसका फायदा उठाया। आपने क्या कार्रवाई की? आपने स्थिति को इस हाल तक क्यों पहुंचने दिया? ये बात अदालत ने सरकार से पूछी है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की डिवीजन बेंच जनहित याचिका की सुनवाई कर रही थी। इसमें मांग की गई थी कि इंडिगो संकट की स्वतंत्र न्यायिक जांच की जाए और जिन लोगों की फ्लाइट रद्द हुई या जो एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ व्यक्तिगत यात्रियों का मामला नहीं है, बल्कि इससे आर्थिक नुकसान भी हुआ है। सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा ना पैदा हो। इधर डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को गुरुवार दोपहर 3 बजे समन भेजकर बुलाया था। वहीं इंडिगो संकट को लेकर अब डीजीसीए भी केंद्र सरकार की जांच के रडार पर है, जहां नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने एक इंटरव्यू में कहा कि इंडिगो की गड़बड़ी पर सिर्फ एयरलाइन ही नहीं बल्कि डीजीसीए में कामकाज की जांच भी होगी। मंत्री ने यात्रियों को हुई परेशानी के लिए माफी मांगी है और कहा है कि जिम्मेदार लोगों पर कड़ी उचित कार्रवाई की जाएगी। जहां मंत्री ने यह भी कहा है कि इंडिगो का ये बड़ा फेलियर समान गलती नहीं लगता, बल्कि इसमें जानबूझ कर लापरवाही के संकेत मिल रहे हैं। सीईओ को हटाने के सवाल पर नायडू ने कहा कि जरूरत पड़ी तो जरूर हटाया जाएगा, जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो जरूर होगी। नायडू ने भी बताया है कि मैं पिछले 7 दिनों से लगातार मीटिंग कर रहा हूं, मुश्किल से सो पाया हूं क्योंकि फोकस सिर्फ यात्रियों की परेशानी दूर करने पर था। लखनऊ में ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन का बैठक और वजीफा वितरण का कार्य हुआ, जहां संगठन की ओर से हर महीने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और विधवा महिलाओं को सहायता राशि दी जाती है। बैठक में नए जरूरतमंद परिवारों को चिन्हित भी किया जाता है, जहां संगठन के संरक्षक मुफ्ती इरफान मियां ने कहा है कि सर्वे के आधार पर गरीब जरूरतमंदों की सूची तैयार की गई है। इस महीने 80 परिवारों को वजीफा बांटा गया है। वजीफा वितरण के दौरान अध्यक्ष सैयद इकबाल हाशमी समेत पदाधिकारी और अधिक पदाधिकारी सदस्य मौजूद रहे। मुफ्ती इरफान ने कहा है कि अगर जरूरतमंद आप तक नहीं पहुंच सकता है तो आप उस तक पहुंचिए। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करना सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारी है। इस्लाम धर्म ने शिक्षा दिया कि मालदार लोग समाज के गरीब लोगों की सहायता करें। छात्रों की शिक्षा में मदद करना और मरीज को इलाज प्रदान कराना सबसे नेक काम है। इस मौके पर सैयद इकबाल हाशमी ने कहा है कि मदद करने वालों को ही मदद मिलती है। हमें इस बात की जानकारी होना चाहिए कि हमारे आसपास कौन परेशान, बेसहारा, सेवा का काम करने वाले की हमेशा सराहना होनी चाहिए। गरीब और बेसहारा जरूरतमंद तक खाना पीने का सामान पहुँचाना और आर्थिक मदद करना नेक काम है। न्यूयॉर्क सिटी में सत्ता परिवर्तन की हवा चल रही है और इसी हवा के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है जोरान ममदानी। न्यूयॉर्क के नए मेयर इलेक्टेड 34 वर्षीय ममदानी अब अमेरिका के सबसे बड़े शहर की कमान संभालने जा रहा है और इसके साथ ही उनका नया घर भी बदलने वाला है। ये घर कोई साधारण घर नहीं बल्कि 226 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत ग्रेशी मैंशन है, जो हमेशा से न्यूयॉर्क के मेयरों का अधिकारी आवास रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि वो वहां रहने जा रहे, सवाल ये भी है कि ये हवेली कितनी शानदार है और इस बदलाव का मतलब क्या है। जी आपको बता दें कि ये मेंशन 1799 में बनाया गया था। ये वो दौर था, लेकिन अब अमेरिका नया बना हुआ है। ये घर न्यूयॉर्क का एक प्रतीक है जिसे लगभग $100 मिलियन यानी कि करीब 900 करोड़ रुपए का मूल माना जाता है। यह हवेली 10,000 से अधिक वर्ग फीट में फैली हुई है। बड़ा लॉन है, नदी के किनारे है, ऊंची ऊंची खिड़कियां हैं, क्लासिक लकड़ी की दीवारें और कई कमरे हैं जहां कभी जॉर्ज वाशिंगटन जैसे नेताओं के कदम पड़े थे। अब बात करते हैं ममदानी की। ये दिलचस्प है, जो व्यक्ति अब इस भव्य आवास में रहने जा रहा है वो कुछ ही दिन पहले एक छोटे से रेंट कंट्रोल वाले एक बेडरूम में अपार्टमेंट में रहता था। उनका राजनीतिक सफर हमेशा आम जनता के करीब रहने से शुरू हुआ है। किराए की समस्या, बेघर लोगों की स्थिति और अफोर्डेबिलिटी जैसे मुद्दों पर काम करना उनकी पहचान बन गई थी। ये कारण है कि जब उन्होंने इस मेंशन में जाने की पुष्टि की तो कई लोगों के मन में सवाल उठा, क्या ये बदलाव उनकी छवि बदल देगा? लेकिन ममदानी का जवाब साफ था, ये मेरी सुरक्षा और मेरी जिम्मेदारियों का सवाल है। बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार ममदानी अगले महीने अपनी पत्नी के साथ इस हवेली में शिफ्ट होंगे। दोनों ने स्वीकार किया है कि इतनी बड़ी और ऐतिहासिक संपत्ति में जाना भावनात्मक तौर पर अलग अनुभव है, लेकिन शहर की सेवा के लिए ये कदम जरूरी है। यूएई ने 2026 से मीठे पेयों पर लगने वाले टैक्स का पूरा सिस्टम बदलने का फैसला किया है। पहले सभी शुगर वाले ड्रिंक्स पर एक जैसा टैक्स लगता था, लेकिन अब ये टैक्स पेय में मौजूद शुगर की मात्रा के आधार पर तय होगा।
मतलब जिस डिब्बे या बोतल में जितनी ज़्यादा चीनी होगी उस पर उतना ही ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। नया मॉडल टियर बेस्ड वॉल्यूम सिस्टम कहलाता है, जो हर 100 मिलीमीटर में शुगर की मात्रा का हिसाब रखता है। यदि किसी कोल्ड ड्रिंक की शुगर अधिक है तो वो हाई टैक्स ब्रैकेट में आ जाएगा, और अगर शुगर कम है या बिल्कुल नहीं है तो टैक्स भी कम लगेगा या शून्य हो सकता है। ये बदलाव उन ड्रिंक्स पर लागू होगा जिसमें चीनी या कोई भी स्वीटनर मिलाया गया है, चाहे वो पाउडर हो या कोई भी पेयजल। हालांकि 100% प्राकृतिक जूस, दूध आधारित पेय, बच्चों में फार्मूला और मेडिकल डाइट ड्रिंक्स को इस टैक्स से बाहर रखा गया है। यूएई का ये कदम पूरी तरह स्वास्थ्य केंद्रित माना जा रहा है। सरकार चाहती है कि लोग ज़्यादा शुगर वाले ड्रिंक्स की बजाय कम शुगर वाले विकल्प अपनाएं, जिससे मोटापा और उससे जुड़ी बीमारियों में कमी आ सके। कंपनियों पर भी अब दबाव रहेगा कि वो अपने उत्पादों में शुगर की मात्रा कम करें, नहीं तो उत्पादन महंगे पड़ेंगे। कुल मिलाकर यूएई का 2026 शुगर टैक्स सिस्टम उपभोक्ताओं की सेहत, बाजार की पारदर्शिता और उत्पादों की गुणवत्ता तीनों पर असर डालेगा। एक तरफ लोग अब ज्यादा जागरूक होकर ड्रिंक्स चुनेंगे, वहीं दूसरी तरफ कंपनियों को नए स्वास्थ्य मानकों के हिसाब से अपने पेय तैयार करने होंगे। ये टैक्स सिर्फ कीमत बढ़ाने का फैसला नहीं, बल्कि देश की स्वास्थ्य नीति में किया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है। संसद में हाल ही में हुए सत्र के दौरान सपा सांसद डिंपल यादव ने चुनाव आयोग को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा और बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। डिंपल यादव ने अपने भाषण में आरोप लगाया है कि आयोग की कई हालिया कार्रवाइयां राजनीतिक दबाव में दिखाई दे रही हैं, कि ये चुनाव आयोग पूरी तरह सरकार के इशारे में काम कर रहा है, या यूँ कहें कि पूरी तरह समर्पित होकर सरकार के लिए काम कर रहा है। हमने उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में देखा है कि किस तरह वोटों की धांधली हुई, कि किस तरह बीजेपी ने मनमानी करी और लगातार चुनाव आयोग को शिकायत करने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। और इसी के साथ यह भी देखने को मिला कि पुलिस खुद सादे कपड़े पहनकर वोट डालती नजर आई बूथ के अंदर, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई भी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। सीसी फुटेज की जब मांग करी गई चुनाव आयोग से, तो चुनाव आयोग ने सीसी फुटेज तो नहीं दिए। इसी के साथ एक ऐसा कानून लेके आई है जहां पे कहा गया है कि 45 दिन के अंदर सीसी फुटेज हटा दिए जाएंगे।